आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, जहां एक जानिब इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना एक अगले मरहले में जा चुका है, तो वहीं पर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हुकूमत को फाइनल अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर उनके मुतालबात को जल्द अज जल्द ना माना गया तो फिर धरने का अगला फेज होगा। और ये जो मुतालबात से जुड़ा हुआ एक एहतजाज हो रहा है, कहीं हुकूमत गिराने के मामला में ना पड़ जाए और ये हुकूमत के लिए कोई आखिरी कदम साबित ना हो जाए। इसे हुकूमत से हवाले से क्या करिए और जमात इस्लामी की हिकमत अमली क्या है इस एहतजाज को लेकर, क्योंकि माजी में पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से एहतजाज हुए हैं, शायद उनसे कोई खातिर खान नताइज भी ना हासिल हुए। इसके बाद क्या वो जमात इस्लामी में नताइज हासिल कर सकेगी या नहीं, ये एक अहम सवाल है। प्रोग्राम में आज सवाल से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें नजीब अयूबी साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, और साथ में इस्लामाबाद से ज्वाइन करें सीनियर साफी तजिया निगाह जनाब रिजवान शाह साहब। नजीब साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, इस वक्त जमात इस्लामी इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है और एक अगले मरहले पे एहतजाज जा चुका है। मौसम भी शदीद है, बारिशें हैं, बरसात है, सारे मामला आते हैं। किस तरीके से इस एहतजाज को लेकर चल रहे हैं बाब? देखें जी, बात यह है कि हमारा एहतजाज तो जो शुरू हुआ वो बुनियादी मसाइल जो इस वक्त आवाम भुगत रही है, यानी बिजली के बेपनाह और नाजायज किस्म के टैक्सेस की भरमार, और इसकी असल वजह बनी आईपीपीज। तो हमारा मुतालबा है कि आईपीपीज यानी जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इनके जो गवर्नमेंट के साथ मायदे हैं, इसको मंजर आम पे लाया जाए और इसको ख़त्म किया जाए। इसलिए कि बगैर बिजली बनाए भी हमारे सामने ये बातें आ रही हैं कि 5 और 6 आईपीपीज ऐसे हैं कि उनको अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, और जाहिर है कि इसका अल्टीमेटली बोझ जो है वो बिजली के बिल के अंदर लग के आवाम पे आ रहा है। आलम ये हो गया कि बिजली के बिल की वजह से लोग घर की चीजें बेच बेच कर महीने के बिल अदा कर रहे हैं, और खुदकुशियां हो रही हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, और ये नामुमकिन हो गया। अच्छा, इसका रिफ्लेक्शन, बिजली का रिफ्लेक्शन सनतों पे भी पड़ रहा है। हमारी सनती पैदावार इस वक्त खत्म होती जा रही है, इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं। तो जमात इस्लामी के मुतालबात में सबसे पहला मुतालबा ही ये है कि असर नौ जायजा लिया जाए, और ऐसी आईपीपीज जिसके मायदे हुए हैं उनको फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, ताकि ये शफाफ रिपोर्ट सामने आए कि आया इनकी कैपेसिटी उतनी है भी कि जितने के ये हमसे पैसे वसूल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ये बताऊं और नाजरीन को कि इनका पैसा कितना लगा है इन आईपीपीस के मालकान का। इन्होंने 20% पैसे सिर्फ शो ऑफ मनी के तौर पे हुकूमत को दिखाए हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर, और 80% हुकूमत की हिदायत पर बैंकों से लोन उठाया है, इसकी गारंटी हुकूमत बनी है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि 80% पैसे भी पाकिस्तानी कौम दे रही है प्लांट लगाने के, और वो प्लांट भी जिस तरह के हैं वो सीधा यानी उसमें बगास यानी गन्ने का जो फूक होता है उससे प्लांट चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं कहता कि सारे ऐसे हैं, लेकिन ये कि ऐसे भी हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका असर नो जायजा ले। उसके बाद सनत के अंदर जो महंगाई का एक बिजली की वजह से जवाल पजीर होना शुरू हुआ है मामला, इसका इम्पैक्ट भी मईशत पे पड़ रहा है। लेकिन नजीब साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये आईपीपी आज के लगे हुए नहीं है। आज हुकूमत कहती है कि सडनली एक निगरान हुकूमत के कुछ वज़रा आते हैं, वो इसके ऊपर बहस करते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करते हैं, फिर जमात इस्लामी इसको लेके आगे चलती है। वो कहते हैं कि कुछ फैब्रिकेटेड है, उनको कुछ इसमें कुछ और नजर आ रहा है शायद। देखिए, ये जिगजैग करने की कोशिश है, अवाम की तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश है हमारी। इस पे ना सिर्फ वर्किंग है, बल्कि 1994 में भी जब आईपीपीस की यह बात आई थी और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये बात चली थी, उस वक्त भी हमने मुखालिफत की थी कि हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत है। अगर वापडा सही तरीके से काम करे और अगर हमारे इदारे सही काम करें तो ट्रांसमिशन लाइनों को सही कर दिया जाए तो बिजली के लॉसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसका बहाना बनाकर बिजनेसमैन, जो ताले आजमा बिजनेसमैन होते हैं, जो हर हुकूमत के फाइनेंसर होते हैं, ये नाम तो अब आपके सामने आ ही गए हैं ना, जिस हद तक भी आए हैं। यानी निशाद ग्रुप आपके सामने आ गया, जो नून लीग का ना सिर्फ फाइनेंसर है बल्कि उसके सारे फंडिंग्स वही करते हैं। इसी तरीके से दूसरे और जो हुकूमती होतेदार हैं, और मजे की बात ये कि 50% से ज्यादा तो आईपीपीज हुकूमत की हैं। तो हुकूमत अपना हिस्सा छोड़े ना, यानी अवाम से हुकूमत भी पैसे ले रही है और हमें उन आईपीपीज को भी देना पड़ रहा है। जैसे एक साबिक वजीर जो थे हैं, बल्कि दाऊद ग्रुप का जो एक आईपीपी, उसमें तो 764 54 रुपए फी यूनिट की बिजली हमें पड़ी है।
तो इतना महंगा, दुनिया का महंगा तरीन हम यूनिट खरीद रहे हैं, और कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक की जो जालिमाना रविश है। अभी ये बात हमारे पब्लिक एड के और जमात इस्लामी की रिसर्च टीम सामने लाई है कि जो बिजली की कीमत असल लागत है उससे 200 गुना पे हमें सारिफ को ये बेची जा रही है। अब आप अंदाजा कीजिए कि लूट मार का ये जो बाजार है, इसका इम्पैक्ट मईशत के ऊपर, एक आदमी के ऊपर क्या पड़ रहा है। नजीब भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे रिजवान साहब को ऐड करना है। रिजवान साहब, ये जो इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल, ये बताते हैं कि किस तरीके की सूरत हाल नजर आ रही है आपको, हुकूमत की तरफ से क्या नजर आ रहा है कि जमात इस्लामी को काउंटर करने के लिए या जमात इस्लामी को मुतालबात को मानने की तरफ हुकूमत का कोई रुझान है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। और नजीब भाई इधर बैठे हुए, नजीब भाई तो आपको पता है कि अथॉरिटी की हैं जमात इस्लामी की, थिंक टैंक की। तो सर बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी के इस इकदाम की मैं तायद करता हूँ, क्योंकि जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है इस वक्त जो आवाम का सोच कर निकली है। और जमात इस्लामी को ये क्रेडिट जाता है कि जमात इस्लामी अमूमन इन मामलात में आवाम की हिमायत में खड़ी हुई है। और इस वक्त जो सूरत हाल, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की कौम के साथ, आवाम के साथ, जिनके वोटों पर आकर ये तमाम लोग अय्याशियाँ करते हैं और अपने प्रोटोकॉल्स लेते हैं, उसमें तो कमी करने को तैयार नहीं होते। और हमें कहते हैं आवाम को कि आप 2 की जगह 1 रोटी खा लें, आप 2 कप चाय की जगह 1 कप चाय पी लें। तो कोई इनका चेहरा दिखाने वाला नहीं था, और इनका चेहरा दिखाया है इन्होंने। लेकिन अब आए कामयाबी कैसे होगी IPC के रिजवान भाई, मामले आप में। ये बताएं ना कि चले जमात इस्लामी आई है, एहतजाज कर रही है, नून लीग कॉन्फिडेंट है, उन्होंने कहा माजी में इस तरह के कई एहतजाज हुए, बड़ी पार्टीज ने एहतजाज किए, तहरीक इंसाफ का 126 दिन का धरना, फिर तारुल कादरी साहब का एहतजाज, फिर जमात इस्लामी माजी में कराची में ऐसे बहुत से एहतजाज कर चुकी है। ना सिंध गवर्नमेंट गई, ना उस वक्त वफाकी हुकूमतें गई। क्या ब्रेक थ्रू होगा जमात इस्लामी के बाद? ऐसी कौन सी चीज आपको नजर आ रही है कि जमात इस्लामी करे और हुकूमत मजबूर हो जाए उसको मानने पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो माजी के पिछले धरनों का या माजी के पिछले इस तरह के प्रोटेस्ट का जो मिसालें दे रहे हैं, उस वक्त हालात कुछ और थे। इस वक्त बिल्कुल नजीब भाई की बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इस वक्त ये मामला सियासी नहीं है, ये मामला कौमी मामला है, ये कौमी अलमिया है कि जिस तरह आवाम महंगाई से दो चार हो रहे हैं, अपने घर की चीज़ें बेचकर वो बिल जमा करवा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आप देखें, रावलपिंडी में खुदकुशियां की हैं लोगों ने। परसों एक बाप ने अपने 2 बेटों को ज़िबा कर दिया है महंगाई की वजह से कि वो घर नहीं चला पा रहा था। मतलब लोग इस वक्त नफसियाती हो चुके हैं। तो ये चीज आवामी के, मेरे ख्याल से ये क्योंकि आवाम की नुमाइंदगी है और आवाम भर बैठे हैं इस हुकूमत के खिलाफ। नजीब साहब, ये ठीक है, अवामी इशूज है। नजीब साहब, शाह साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। नजीब साहब, ये अवामी इशूज हैं, लेकिन आपने इस अवामी इशू के साथ बहुत सारे और मुतालबात भी जोड़ दिए हैं। आपने फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बात भी जोड़ दी है, आपने कुछ सियासी मामला भी जोड़ दिए हैं। ओवरऑल अगर मैं मुतालबात का सीधा सीधा अगर मैं कहूं कि उसको बयान कर दूं, तो कौन से मुतालबात हैं जो इस वक्त जो तरजीहात है इस पूरे एहतजाज की? देखें, जमात इस्लामी ने जिस वक्त जब धरना शुरू किया या इसकी कॉल दी, उस वक्त बुनियादी मुतालबात ही थे कि हम आईपीपीस जो खून चूस रही हैं, इसका सर जायजा लिया जाए, और ऐसे मायदे जो अब खत्म भी हो चुके थे, ये 5 साल के लिए आए थे 1994 में। उसके बाद अगली हुकूमत में इनको एक्सटेंशन मिली, कुछ और आईपीपीस को शामिल किया गया, और फिर इमरान खान साहब के दौर में फिर दोबारा एक्सटेंशन मिली, इसके अंदर कुछ और आईपीपीस को शामिल किया गया। उमर अय्यूब साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है जो मीडिया में ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने बताई थी, और हमने हर दफा ये कहा कि पाकिस्तान के पास अपने जनरेशन का मामला, अगर ये सही, इसकी ट्रांसमिशन का मामला सही कर लें, तो महंगी बिजली से हमें निजात मिल जाएगी। जो 35% ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, उस लॉसेज को अगर रोका जाएगा। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने भी यही मामला किया कि 1 रुपया भी डेवलपमेंट में नहीं लगाया और रेट बढ़ाते चले गए। अलमिया ये है कि 200% महंगी बिजली कराची के सारिफ को मिल रही है। पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान की वापदा की बिजली महंगी तरीन होती चली जा रही है। सिर्फ बात यह है कि जमात इस्लामी हुकूमत गिराने के चक्कर में पड़ी ही नहीं, हम आवाम को खड़ा करना चाह रहे हैं। और ये जो अफरा तफरी मची हुई है,
तनख्वाहों के हवाले से। अब स्लैब सिस्टम का आप देखें ना, बिजली के बिलों में जालिमाना स्लैब सिस्टम, ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता, ये पाकिस्तान में हो रहा है और इन्हीं हुकूमतों में हो रहा है जो अवाम का मैंडेट लेके सो कॉल्ड आई है। तभी फॉर्म 47 और 45 की बात होती है ना। इसके अलावा तो हाफिज नईम ने तो अपनी सीट भी वापस कर दी कि सही। मुझे जाली सीट की जरूरत नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि हमारा मुतालबा हुकूमत को गिराने का पहले था ही नहीं और ना अभी भी है। हम तो ये कहते हैं कि आप ये बुनियादी 10 नुकात हैं हमारे स्कूल के स्टेशनरी के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। वादा किया था कि इस पे नहीं लगेगा, तालीम को हम सस्ती करने की कोशिश करेंगे। आज पाकिस्तान में इस पूरे खित्ते के अंदर सब कॉन्टिनेंट जिसको हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, इसमें तालीम सबसे ज्यादा महंगी है। तो ये जुल्म कर दिया, यानी गवर्नमेंट लेवल पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं की जा रही, ना अपने कंधों पे ली जा रही है, सारा बोझ प्राइवेट सेक्टर पे डाल दिया गया है। पाकिस्तान से नौजवान पढ़ने के बाद किसी तरीके से बाहर निकलने के चक्कर में है। तो हमने ये कहा कि इसका बोझ कम कीजिए, महंगाई को खत्म करे, नीचे लेके आइए, और इसके बाद आईपीपीस के वो मायदे खत्म किए। जब ये कहते हैं कि जनाब ये इसलिए नहीं हो सकता कि फौरन हमारे मायदे हैं और गारंटर हैं, तो गारंटर तो हुकूमत है। आपने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में इसको उन्होंने अपील की। जी साहब, एक सवाल यहाँ पे बनता है, बिल्कुल ठीक है, चले अगर मुआहदा है उसको खत्म नहीं किया जाता। मायदे तो हुकूमत पाकिस्तान के हैं ना, उन्हीं की तो कंपनियां हैं, तो उनकी अपनी कंपनियां हैं, तो वो अपनी कंपनियों का प्रॉफिट भी हमसे ले रहे हैं सारिफ से, और उसके बाद वो पैसे भी हमसे ही ले रहे हैं। तो ये कितना बड़ा। साहब, दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा इसको जो हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है, अगर मुआहदे हैं, शायद एक वक्त तक उसके ऊपर नजरसानी नहीं भी की जा सकती, लेकिन दो काम तो फिर भी गवर्नमेंट कर सकती है। एक के इनकी फॉरेंसिक ऑडिट कराए कि पहचाना जाए और इस बारे में तस्दीक की जाए कि जो क्लेम ये आईपीपीस करती हैं क्या वो क्लेम दुरुस्त है भी या नहीं, क्योंकि वो कैपेसिटी मेंटेन भी करते हैं या नहीं। दूसरा क्लेम ये भी होना चाहिए कि ये एग्रीमेंट्स हैं, ये कोई वो तो नहीं है कि साइफर तो नहीं है जो पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो ये पब्लिक करने में हुकूमत क्यों हिचकिचा रही है? देखिए, ये पब्लिक का राइट है, ये पब्लिक के बुनियादी जमहूरी हुकूक में से ये हक है कि उसको राइट, पब्लिक जब आप पैसे ले रहे हैं तो उसको पब्लिश करें, उसको बताएं पब्लिकली, आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होना चाहिए। एक आम शहरी का ये राइट है। लेकिन चूंकि अगर उसको दिखा दिया गया तो इन्हीं के चेहरे सामने आ जाएंगे ना, जरदारी साहब के और उनके तमाम अफराद के और नवाज शरीफ के और दीगर के चेहरे सामने आ जाएंगे, इसलिए ये इसको छुपा रहे हैं। अब गैर मुल्की में सिर्फ एक चाइना है और एक चाइना के अलावा कोई गैर मुल्की कंपनी नहीं है। सिर्फ चाइना तो आपका दोस्त है, हमारा दोस्त है, उससे बात की जा सकती है, रीनेगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन बात भी तो ढंग से की जाए ना, रिक्वेस्ट की जाए कि जरा हमारे हालात ऐसे हैं, सीपैक को सामने रखें, और इन तमाम चीजों में मैं समझता हूं कि आपको अच्छी खासी रियायत मिल जाएगी। अच्छा, चाइना से तो हम खुद ये कह रहे हैं कि हम मना कर रहे हैं कि बिजली नहीं ले रहे, तो बिजली नहीं ले रहे हैं और कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे हैं, यानी वो बिजली जो बनी नहीं रही उसके पैसे हम दे रहे हैं। बाकी इसके अलावा तो सारी कंपनियां पाकिस्तानियों की है ना, तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन को आप बिठाइए, आप बात कीजिए, आप कहिए कि आपके ये प्लान रिजवान साहब सेम मैं नजीब भाई आपकी तरफ आता हूं, फिर भी आप पैसे ले रहे हैं। नजीब भाई आपकी तरफ, रिजवान साहब सेम बात, ये गवर्नमेंट क्यों रिलक्टेंट है? ये मुआहदे हैं, ये एग्रीमेंट्स हैं, ये साइफर नहीं है, ये कोई ऐसा खुफिया डॉक्यूमेंट नहीं है इसको गवर्नमेंट पब्लिक नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ना ही इनको पब्लिक करने के लिए तैयार है, ना ही इनके फॉरेंसिक ऑडिट के लिए तैयार है। ये दोनों काम क्यों गवर्नमेंट करने में नाकाम नजर आती है? मुनीर साहब, एक तो आपकी सादगी जो है ना, वो कभी कभी मुझे हैरान भी कर देती है और परेशान भी कर देती है। सर, मैं पाकिस्तानी अवाम हूं, सादा ही हूं। कभी कभी किसी चोर ने कहा है कि वो चोर है? कभी किसी चोर ने कहा है कि वो चोर है? कभी उसने माना है कि मैं चोरी करता हूं? ठीक है, तो कैसे मानेंगे चोर जो अवाम का खून चूस रहे हैं, जो अवाम का, उन्होंने माशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। कितना पैसा पाकिस्तान का इस आईपीपीस को जा रहा है। कई आईपीपीस तो हैं जो करोड़ों के हिसाब से ले रही हैं महीने के, और एक यूनिट बिजली पैदा नहीं कर रही। तो इससे ज्यादा इस कौम के साथ क्या जुल्म कर सकते हैं आप? ऊपर से जुल्म करके इतनी ढिठाई है कि वो तमाम लोग जिन पे फर्दे जुर्म आयद होनी थी, जिन्हें जेलों में जाना था, वो मसनद आला पे बैठकर प्रोटोकॉल के मजे ले रहे हैं। सही, तो पाकिस्तान का निजाम है ना, ये तो पाकिस्तान का निजाम है, कभी अर्श पे तो कभी फर्श पे। जमाते इस्लामी इस वक्त जो टेस्ट मैच खेलना शुरू हुई है ना, आपको मैं मेरी इतलात के मुताबिक जमाते इस्लामी अब इस टेस्ट मैच को T20 की तरह खेलने वाली है कल से।
कल की डेट में जमात इस्लामी के रवैये में भी सख्ती आ जाएगी, उनके मुतालबात भी मजीद आते जाएंगे, और मैं पूरा आपको बता रहा हूं कि यह हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका। गवर्नमेंट इनको सही तरीके से एंटिसिपेट नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, एक जमात है, आइए प्रोटेस्ट करेंगे, आएंगे बैठेंगे थक जाएंगे, यही गवर्नमेंट की सोच है इस वक्त। और इनके इस तो थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चलती है, लेकिन वो अब उनको वो हवाएं आ रही थी मारगरला से, लेकिन वो हुकूमत समझ रही है हवाएं शायद किसी और तरफ से ठंडी आ रही हैं, वहां से ठंडी हवाएं नहीं आ रही हैं, क्योंकि जमात इस्लामी रावलपिंडी में बैठी हुई है, रावलपिंडी से हवाएं ठंडी नहीं है अब सही। हुकूमत के लिए। नजीब साहब फाइनल बता दें अब इसका इसका तोड़ क्या है, क्या हिकमत अमली होने जा रही है? कल कराची गवर्नर हाउस पे एहतजाज होगा, जिस तरीके से मामला बढ़ेगा, क्या आप लोग एक साइलेंट 126 दिन तक प्लान करके बैठेंगे, हम भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने बैठे रहेंगे, या फिर इसको प्रोग्रेसिव मोड में लेके जाएंगे? मुनीर देखें, बैठने का शौक किसी को भी नहीं होता, और हमें भी ऐसा कोई शौक नहीं है। हमने बहुत सीधे साधे मुतालबात हैं जिसका रिलेशन बिल्कुल आम आदमी के साथ है। बिल्कुल तो ठीक। इसको, और हुकूमत ही इसकी जिम्मेदार भी है इस सारे बहरान की, तो हुकूमत को इसे देखना चाहिए। जो अभी नए स्लैब सिस्टम के वो टैक्स जो मजदूरों इन पे लगाया गया है तनख्वाहदार तबके पे, जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, दीगर भी हैं, तो इन्होंने 374 अरब रुपए जमा कराए हैं पिछले साल में, और अब ये तकरीबन 50 अरब रुपए और बढ़ जाएंगे जिस तरीके से इन्होंने जालिमाने, यानी इंक्रीमेंट का लेवल जहां भी 5,000 और 4,000 ज्यादा हुआ तो 8-10 हजार की मजीद उसकी कटौती हो जाएगी। तो सारा बोझ इन्होंने डाल दिया है वो जो ऑलरेडी नेट के अंदर मजबूरी में आए हुए हैं तनख्वाहदार तबका, और इसके मुकाबले पे जो जागीरदार तबका है, जो ज़रूरी जमीनें जिनके पास हैं, उन्होंने सिर्फ 5 अरब रुपए जमा कराए हैं। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान लेकिन नजीब साहब व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब आज हुकूमत नहीं मानती आपके मामलात, क्या करेंगे अब आप? हमने देखा ऐलान कर दिया बहुत वाजे कि हम बिजली के बिल जमा नहीं कराएंगे, और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और ये अल्टीमेटम इतवार को खत्म हो रहा है। और कल से हम गवर्नर हाउस पे और उसके बाद मुल्क के चारों दारुल हुकूमत के अंदर अपने एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। तो ये 2 बुनियादी ऐलानात हैं जो अमीर मोहतरम जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने किए हैं, और उसकी वजह भी हुकूमत की नालायकी कहूंगा मैं, या गैर संजीदगी कहूंगा, कि जिस तरीके से मुज़ाकरात को लिंगर ऑन किया जा रहा है, और टेक्निकल कमेटी से उसके बाद फिर किसी माहिर के पास ले जाने की बातें हो रही हैं। तो जब उसको हल नहीं करना चाह रहे, या जमात की स्ट्रेंथ को वो नहीं समझ पा रहे। देखिए, इस वक्त जमात इस्लामी ने पाकिस्तान में 3 इस किस्म की मूवमेंट की है, और तीनों में हुकूमत चली गई है। वाजपेयी के दौर में बाकी हुकूमत चली गई थी जब काजी हुसैन अहमद मरूम थे। 1977 में जब तहरीक चली थी, उस वक्त जमात इस्लामी उस तहरीक की सरखेल थी, उस वक्त भी भुट्टो साहब को जाना पड़ा था, और इसके बाद एक और मौका आया, नवाज शरीफ भी गए हैं। तो जमात इस्लामी अगर ये कहती है कि अब ये हुकूमत गिराओ मुहिम की तरफ हम जाएंगे और खत्म करने की तरफ, तो फिर ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसे अपने दिन गिनने शुरू कर देने, ये धरने के दिन ना गिने, ये अपने दिन गिने। ये नजीर ना अब तक कोई राब्ता हुआ हुकूमत की तरफ से, कुछ डायलॉग्स हुए हैं, कुछ मामलात हुए हैं, कोई 1-2 सेशंस भी हुए, इस बारे में इत्तलात हैं? क्या मामलात अभी तक पेशरफ्त क्या हुई 2 है? सेशन हुए, 2 सेशन के अंदर कोई, हम समझ रहे हैं कि गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ी है। हमारी तरफ से जो टीम है वो माहिरीन पे मुश्तमिल है, वो पॉलिटिकल जिम्मेदारान के ऊपर मुश्तमिल है, और वही सारी बात की अथॉरिटी रखती है। तो इसी तरीके से अब हुकूमत अपने पास कभी कोई चेहरे ले आती है, कभी कोई चेहरे ले आती है, और ये सारे वो चेहरे होते हैं कि जिनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज होती नहीं। हम कहते हैं कि टेक्निकल अफराद को लेके आइए और मीडिया के सामने अब बात कीजिए, क्योंकि जो ये झूठ कहते हैं कि ये मायदा ऐसे नहीं हो सकता, ये फला नहीं हो सकता, आवाम के सामने उसको रख दीजिए। मीडिया सामने बैठा होगा, मुज़ाकरात करते हैं, बात करते हैं, और जहां आप मसाइल को हल करने की पोजीशन में हल कर दीजिए। सिर्फ ऐलानात से काम नहीं चलेगा, अब आप अमली इकदाम कीजिए। और मैं जो चीज देख रहा हूं वो चीज ये मुझे नजर आ रही है कि अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब का पारा भी जो ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हम तो महसूस कर रहे हैं ना कि वो उस सर तरफ हम भी जा रहे महसूस हैं। कर रहे हैं। मतलब हमें अंदाजा हो रहा है, हम साथी हैं, सब देख रहे हैं, और हमारे जज्बात को उस तरफ ना लेके जाया जाए जहां हुकूमत को मुश्किल हो जाए। हम अभी भी ये कह रहे हैं, हम संजीदा लोग हैं, समझदार हैं, मुहिब्बे वतन हैं, और पाकिस्तान के अवाम का ख्याल रखा जाए।
और इनको रिलीफ देने की कोशिश की जाए। कितना बचपने वाला काम किया है वजीर आजम ने कि बिजली के बिलों की तारीख जो है वो 10 दिन बढ़ा दी, तो 10 दिन के अंदर मजीद सामान बेचने की तैयारी करें। यानी अब आप ये कितनी, ये इनके सेंस का अंदाजा होता है, इनकी पॉलिटिकल अप्रोच का अंदाजा होता है कि ये किस किस्म के नॉनसेंस किस्म के काम कर रहे हैं। कि एक तरफ आवाम खुदकुशियां कर रहे हैं, पानी में डूब के अपनी जान दे रहे हैं, उसके खून का आखिरी कतरा तक आप निचोड़ चुके हैं, अपनी अय्याशी कम नहीं कर रहे। राना सनाउल्लाह 17 लोगों की टीम अपनी अहलिया समेत लेके गए हुए हैं ओलंपिक के अंदर, आप आखिरी नंबर पे भी नहीं आ पा रहे, आप क्वालिफाइंग राउंड के अंदर ही आउट हो जाते हैं और आपको वहां पर जेनवा के अंदर सैर सपाटे कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की किस तरीके से आप नुमाइंदगी कर रहे हैं भाई? पाकिस्तान का अच्छा, आज नजीब दुश्मन नजीब से साहब एक ज्यादा चीज मुद्दा प्लीज है इसको भी हाईलाइट कर और दीजिएगा। आप नजीब साहब एक चीज और हाईलाइट कर दीजिएगा। इस वक्त जमात इस्लामी टेक्निकली सोलो फ्लाइट पे है, आपके पास कोई इत्तेहादी नहीं है, कोई और सियासी जमात का सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं अगर गुफ्तगू सुनूं, तहरीक इंसाफ भी इन्हीं मामलात को, इन्हीं लाइंस को टो करते हुए मुख्तलिफ बयानात देती है। फिर आपकी बड़ी क्लोज जमात है, कराची से उनका ताल्लुक है, मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान, वो भी आईपीपीज के मुआहदे को लेकर काफी ज्यादा खाइफ हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। मैं सुन रहा था मुस्तफा कमाल साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, गुस्ताद फारूक सत्तार साहब भी इस सवाल से गुफ्तगू कर रहे थे। क्या ऐसा मुमकिन है कि इस एक पॉइंट के ऊपर कुछ और जमातें आप लोग को ज्वाइन करें और फिर इसके ऊपर एक मुश्तरका लाएमल बने? देखिए, ये बहुत सारे इम्कानात मौजूद होते हैं और इम्कानात जहां होते हैं वहां खदशात भी जन्म लेते हैं। तो अब यही लोग तो देखें उसमें शामिल भी थे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो एमकेएम का मामला है ये तो कि इलेक्ट्रिक को फरोख्त करने में सरफहरिस्त थे, उससे बरात भी लेते रहे। पीपल्स पार्टी का भी यही मामला है। देखिए, इमरान खान और तहरीक इंसाफ की बात दूसरी है, हमारे आपस में अच्छे राब्ते हैं और मुश्तरकात के ऊपर बात हो सकती है और इश्यूज पे एक दूसरे की हिमायत हमारी हो रही होती है, लेकिन अलाई बनना और इत्तेहाद की सूरत बनाना ये जमात के नज़म का फैसला है। हमारा फैसला ये है कि हम सारे काम करेंगे, एक दूसरे की हिमायत भी जारी रखेंगे। एक कारकुन की हैसियत से तमाम सियासी जमातों के कारकुनान को हमने दावत दी है कि ये आपके घर का मसला भी है, मेरा मसला भी है, तहरीक इंसाफ का मसला भी है, एमक्यूएम वाले का मसला भी है। बीइंग अ पाकिस्तानी, irrespect of any affiliation of any political party, everybody can join our धरना। तो आप यहाँ पर आइए, अपनी पार्टिसिपेशन, और जहां तक रहनुमाओं की बात है उनको हम वेलकम करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इस कौमी कॉज के लिए, लेकिन अलायंस बनना और ये सारी चीजें ये एक कदरे मुख्तलिफ चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब अयूबी साहब, हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि इस वक्त जो जमात इस्लामी जिस अंदाज से एहतजाज कर रही है और जो एक एहतजाजी तहरीक चल रही है, आखिर उसका आउटकम क्या होने जा रहा है और ये जो सूरत हाल है आगे जिस तरीके से बढ़ती जाएगी, आपको सवाल से अपडेट भी करते जाएंगे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक में जब लौटेंगे, ब्रेक के बाद तो कुछ और दीगर मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस मुल्क के जो मुख्तलिफ मामला हैं वो कैसे चल रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते थे। बात कर रहे थे जो नजीब अयूबी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, जमात इस्लामी एक एहतजाज कर रही है, एहतजाज के जरिए हुकूमत से कुछ मुतालबात मनवाने हैं, लेकिन क्या मुतालबात मनवा सकेगी या नहीं, एक बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है। माजी में इस तरह के बहुत से एहतजाज हुए हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसी बीच की राह इख्तियार की गई जहां पे एक पार्टी को फेस सेविंग मिल जाए और दूसरे की भी इज्जत रह जाए, और कहीं ना कहीं दोनों ही सियासी जमातों ने आखिरी में आकर सेटलमेंट किया। क्या ये सेटलमेंट इस बार होती हुई नजर आ रही है, खास तौर पे जब गवर्नमेंट इस पोजीशन पे है कि ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट हर गुजरते दिन के साथ कमजोर हो रही है, तो क्या ऐसे में जमात इस्लामी को सेटलमेंट करेगी या नहीं? शाह साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे नजीब साहब की, इस वक्त उमूमी सूरत हाल इस्लामाबाद शहर की, पिंडी शहर की क्या है, और जो आपको टेम्परेचर्स नजर आ रहे हैं वो टेम्परेचर्स देख के लगता है कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगी अब? देखिए, मुझे सेटलमेंट यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जमात इस्लामी एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से आई है। जमात इस्लामी
यकीनन काफ़ी सपोर्ट के साथ आई है। और जमात इस्लामी अभी इस एहतजाज को का दायरा वसी करती जाएगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिस पर नजीब साहब हंस रहे थे। ठीक है, बात यह है कि ये सारा प्लान किया हुआ है जमात इस्लामी ने कि वो इसको ऑल ओवर पाकिस्तान ले जाएगी। और मैं आपको ये समझ लें कि इसको आप इतला कह लें, ज़राए की खबर कह लें कि मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऊपर से जो आपको इतनी मुतमईन नज़र आ रही है, अंदर से बहुत पैनिक है, और उसके लिए काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल होती जा रही है जमात इस्लामी के इस प्रोटेस्ट से। और ये जो एहतजाज है, आपको लगता है ये मजीद कशीदा होगी सूरत हाल, या कहीं ना कहीं अब ये सेटल होने के मामला तरफ जाएंगे, या ये इस्लामाबाद से फैल के पूरे पाकिस्तान में चला जाएगा? मैंने आपको बता दिया ना कि ये जमात इस्लामी के मुतालबात में भी इजाफा होता जाएगा, जमात इस्लामी की प्रोटेस्ट में भी इजाफा होता जाएगा, इसको मुल्क गिर लेकर जाएंगे। ठीक है, और ये भी मुमकिन है कि जिस वक्त सूरत हाल नज़र आए हमें, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये 7 या 8 तारीख से पहले पहले आप देखिएगा कि अगर इनके मुतालबात पूरे ना हुए तो शायद ये डी चौक की तरफ मार्च का ऐलान कर दें। डी चौक के मार्च का ऐलान हो सकता है। मैं इसी पॉइंट पे हमें मीर असलम रिंद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, तजिया निगार हैं बलूचिस्तान से, हमें ज्वाइन करें। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मीर साहब ये बताइए, बताइए। मीर साहब ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है, मैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पे भी आऊंगा, लेकिन ये बताएं जमात इस्लामी की जो इस वक्त उमूमी पोजीशन है, इस वक्त हुकूमत कहां खड़ी है, और जो जमात इस्लामी के मुतालबात आपको नजर आ रहे हैं वो कितने पुख्ता हैं या कितने पॉपुलर है एक लिहाज से? मेमन साहब, गुजारिश ये है कि जमात इस्लामी के मौकिफ तो ठीक है, मुतालबात भी ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि ऐसे मौकों पर जब बलूचिस्तान में भी बर्निंग इशू चल रहा है और इस्लामाबाद में पिछले जुम्मे को तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी और यहाँ जमात इस्लामी भी उसी दिन निकल पड़ी, तो ये जो है ना फिर दो पार्टियों को जो है ना आप कवरेज नहीं दो, एक पार्टी को फोकस करो और कवरेज भी दो और उसको धरना की इजाजत भी दो, फिर से शकूक को शुबात पैदा होते हैं ना। किस लिहाज से आप ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तहरीक इंसाफ को अंडर प्ले करने की भी बात हो रही है इसमें? आवाम तो यही कहती है और मेरा अपना भी यही ख्याल है कि ये ऐसे मौके पर जमात इस्लामी को नहीं निकलना चाहिए था, या तो उनके साथ अलायंस करना चाहिए था, ज्वाइंट कोई एक्शन कमेटी बनाते, मुतालबात को पेश करते, लेकिन अलहदा जो है अपनी अपनी मस्जिद बनाकर जो है ये ठीक नहीं है। और लेकिन मीर साहब एक सवाल, एक पॉइंट ये भी तो है ना कि हुकूमत कह रही है कि जमात इस्लामी क्योंकि तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है और बहुत सारे मामला, बहुत सारे इश्यूज पे, बल्कि एक फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के इशू के ऊपर भी हाफिज साहब खुल के गुफ्तगू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हुकूमत कह रही है कि वो तहरीक इंसाफ के अलायंस हैं, तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर। एक आम तासुर कहीं ना कहीं ये भी पाया जाता है कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को अंडर प्ले करने के लिए सब कुछ हो रहा है। सर मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, सिर्फ फॉर्म 45 पे हाफिज साहब ने 1-2 दिन जो है ना अपना रोल अदा किया था, बाकी इनका मौकिफ में बहुत ज्यादा फर्क है और इनकी सोच अलग है। लेकिन आप जो है ना आप देखिए, जब पाकिस्तान में आईन ने इजाजत दी है हर पार्टी को एहतजाज करने की, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को आप डंडों से मारो और घरों पे छापे मारो और उनको जो है ना जेलों में डालो और एक को मदर पे जरा आजाद करके रोड पर बिठाओ, ये नाइंसाफी है। मीर साहब ये एक आजादी, अगर मैं जमात इस्लामी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, जमात इस्लामी गिला कर रही है, हमें भी इजाजत नहीं दे रहे, हम जहां एहतजाज करना चाहते हैं वहां एहतजाज की जगह नहीं दे रहे, हमारे भी लोगों को उठाया जा रहा है। सर गुजारिश ये है, मैं तो तहरीक इंसाफ का ना ही पार्टी का हूँ ना ही मैं उसका मौक़िफ़ बयान करता हूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से सोचता हूँ कि जितना सॉफ्ट कॉर्नर जमात इस्लामी के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, बलूचिस्तान के इशू पे बात करने वालों के लिए नहीं है। मीर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। शाह साहब, ये मीर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक ही दिन 2 सियासी जमातें, 2 बड़ी सियासी जमातें एक ही जगह पे एहतजाज करने का कहती हैं, एक को इजाजत मिल जाती है दूसरी को नहीं मिलती, एक को कवरेज मिल जाती है दूसरी को नहीं मिलती, कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सोच पाई जाती है। जी शाह साहब। कहीं ना कहीं नहीं, ये मीर असलम रिंद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं की बात नहीं है, ये नजर आ रही है इस वक्त, ये बात नजर आ रही है कि एक को आप आराम से एहतजाज की इजाजत दे रहे हैं, एक की खुद पुलिस हिफाजत कर रही है बैठकर,
लियाकत बाग में, और एक है कि जो घर से निकलता है तो आप उसको जो है ना उठा लेते हैं या उसको जो है ना वो एहतजाज से रोकते हैं। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है, और ये बिल्कुल मैं रेन साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये दो जो चीजें नजर आ रही हैं ना, तो फिर ये शकू को शुबहात को जन्म देती हैं। सेकंड ये कि जमात इस्लामी के जलसे की जो टाइमिंग है ना, वो आप ये देखें कि 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की कैद को 1 साल पूरा हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने उसकी भी प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है, और जी। उनका मेरा ख्याल है कल या परसों जलसा भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी नजर आ रही है हमें कि शायद पीटीआई का भी एक रिएक्शन आने वाला है। ठीक है, और बिल्कुल ये बड़ी मतलब कि इस वक्त काबिल तशवीश है जो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हैं। तो ये एहतजाजों का जो मौसम चल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो तफरीक नजर आ रही है, ये यकीनन यकीनन किसी तरफ इशारा करते हैं। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। मीर साहब एक चीज और बताइएगा, आप बलूचिस्तान में बैठे हैं, ग्वादर की सूरत हाल के ऊपर बताइएगा। वहां कुछ एहतजाज हुए, कुछ मुतालबात रखे गए, बिल आखिर मुतालबात तस्लीम हो गए, एहतजाज भी रिकॉर्ड हुआ। क्या ये एहतजाज और ये सबको अवॉइड किया जा सकता था वजीर दाखिला की जानिब से? सर मैं समझता हूँ ग्वादर का एहतजाज, तो देखो एहतजाज सबका आईनी हक है और हर एक कर सकता है, लेकिन हुकूमत ने इसको जो है ना हैंडल गलत किया। उनको इजाजत देते कि एग्रीमेंट साइन करते कि भाई 1 दिन से ज्यादा आप वहां पे जो है ना अपना जलसा करें, वापस जो है वापस आ जाएं। लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान ने जगह जगह जो है ना वो कंटेनर खड़े करके, रास्ते बंद करके अवाम और एफसी को और पुलिस को सामने खड़ा कर दिया, जिससे कई जानी नुकसान भी हुए। एफसी की तरफ से भी लोग शहीद हुए और वो जख्मी हुए। आम बलोच भी जो है शहीद हुए और जख्मी हुए। देखिए, नाकिस पॉलिसी जब आप अपनाएंगे जोर जबरदस्ती डंडे के जोर पे, कभी मसले हल नहीं होंगे। 100 बंदे भी अगर खुदा न खास्ता मर जाए ना, आखिर हद जो है ना वो मुज़ाकरात है। अगर पहले से ही आप मुज़ाकरात करें तो ज्यादा अच्छा है। आप अपने मौक़िफ़ को जबरदस्ती मुसल्लत करना चाहते हैं, बलोच अवाम इस चीज को तस्लीम नहीं करते भाई। मीर साहब एक चीज ये भी बता दें, इस वक्त एक अमूमी सूरत हाल है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। कुछ दिनों पहले टीएलपी ने एहतजाज किया, टीएलपी के एहतजाज के बाद बलूचिस्तान में एक एहतजाज की कॉल हो गई, वो एहतजाज हो रहा था, उसी दौरान जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, फिर तहरीक इंसाफ का प्रेशर बिल्ट हो रहा है। हुकूमत बहुत सारे महाज पे, आईनी महाजों तकरीबन नाकाम हुई है गुज़श्ता चंद दिनों में। आपको लगता है ये हुकूमत के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला है कि किस तरीके से हुकूमत इस मरहले को पार कर सकेगी? सर गुजारिश ये है, जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर उसकी बुनियादें गारे की हो, ऊपर आप जो है खूबसूरत सीमेंट करके टाइल लगा दे, वो इमारत पायदार तो नहीं होगी ना। हमारी मौजूदा हुकूमत भी ऐसा ही है। इसमें जीतने वाले जो है ना वही 20-25 है, उसको ले जाके 80-90 तक पहुंचा दिया। ये जो है फॉर्म 47 वाले जो है ना ही कोई फैसला कर सकेंगे, ना ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो है ना वो ठीक कर सकेंगे, ना ही बड़े फैसले कर सकेंगे। सिर्फ जो है ना वो टाइम पासी कैसे है। देखो, अवाम का इत्मीनान नहीं होगा, ना आप टैक्स जमा कर सकोगे, ना आप बिजनेस कर सकोगे, ना बैरूनी लोग बिजनेसमैन पाकिस्तान आएंगे। जब आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ेगा तो आप मुल्क कैसे चलाओगे? सिर्फ कर्जों पर ही जो है ना सारे पाकिस्तान बैरूनी एतमाद तो बढ़ा है ना, बैरूनी एतमाद तो बढ़ा है ना मीर साहब। बैरूनी एतमाद है तो कर्जे मिल रहे हैं, पॉलिसीज बन रही हैं, शायद ये काफी है हुकूमत के लिए। सर सारे हमारे असासों को गिरवी रख दिया, उनको तो जो है ना 100 रुपए की चीज 5 रुपए में मिल रही है, वो क्यों नहीं खरीदेंगे? आपको क्यों डॉलर नहीं देंगे? सारे मुल्क को तो बेच दिए। बहुत शाह साहब, लास्ट कमेंट प्लीज, लास्ट 30 सेकेंड्स। यार मुझे पहले ये बताएं, कर्जे मिल किसको रहे हैं? कर्जे तो सर आवाम को तो नहीं मिल रहे, पर हुकूमत को मिल रहे होंगे शायद। हुकूमत को कहाँ से मिल रहे हैं कर्जे भाई? हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, क्या उसने हुकूमत ने कर दिया? और ये बात बिल्कुल जो है ना वो रेन साहब की सही है कि हुकूमत की कोई मेरा ख्याल है अब उस तरह रेट नजर ही नहीं आ रही। हुकूमत सीरियस ही नहीं है इन मामलात को, हुकूमत इन मसाइल को ख़त्म ही नहीं करना चाहती। और मेरा ख्याल है वो जिस तरह आंखें बंद करके बलूचिस्तान के हालात के ऊपर बैठे हैं और जिस तरह आंखें बंद करके जमात इस्लामी के इस धरने के ऊपर बैठे हैं, मेरा ख्याल है ये हुकूमत की बहुत बदतरीन और संगीन गलती है।
मीर साहब लास्ट कमेंट, ये जमात इस्लामी वाला एहतजाज क्या हुकूमत को गिरा सकता है या कमजोर कर सकता है? नहीं सर, इतने लोग जमात इस्लामी के पास ठीक है 20-30 हजार लोग होंगे, 40-50 हजार होंगे, 25 करोड़ अवाम तो दूसरी साइड पे बैठी है ना। ऐसे जब तक ये मिल के कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेंगे महंगाई के खिलाफ और अमन अमान के, उसमें पाकिस्तान तो कोई टिक्की नहीं है, मुंह डाल के खा लेगा यार। आईन ने सब कुछ इजाजत दी है कि आप एहतजाज करें, आप अपना मौक़िफ़ बयान करें, अवाम में जाएं, अवाम को हिमायत हासिल करें। अगर अवामी हिमायत आपको हासिल नहीं है तो ऐसे हुकूमत का कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि अकेले जमात इस्लामी के एहतजाज से कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। ठीक है, चंद दिन अफरा तफरी फैल सकती है लेकिन तब्दीली नहीं आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मीर असलम रिंद साहब और रिजवान शाह साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे और प्रोग्राम आज हमने खुल के गुफ्तगू की कि जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है और सियासी दर्जा हरारत है वो आखिर क्या है और इसके बाद क्या आने वाले दिनों में होने जा रहा है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक आम मरहला और मौजूदा हुकूमत के लिए एक सबसे बड़ा इस वक्त का कहा जा सकता है कि महाज है कि वो किस तरीके से इसको अबूर करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।